डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप देख सकते हैं। उसमें हमने बजट के बारे में बात की थी, बजट क्या है, बजट की शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है। फिर हमने प्रिंसिपल्स की बात की, उसके बाद हमने इसकी टेक्निक या प्रकार की बात की, उनका मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन भी किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फॉर्मुलेशन की बात की कि बजट निर्माण कैसे होता है, उसमें क्या क्या एस्टीमेट्स आते हैं, एस्टीमेट्स में क्या क्या आता है, इनकम एक्सपेंडिचर एस्टीमेट्स में क्या आता है, उसमें जो 3 इंफॉर्मेशंस होती हैं जो होनी चाहिए बजट में वो क्या है, एजेंसीज़ हैं, वित्त मंत्रालय, प्लानिंग कमीशन और कैग, ये इम्पॉर्टेंट है एजेंसी जो इंक्लूड होती हैं बजट बनाने में। उसके बाद हमने स्टेजेस की बात की थी, ठीक है, ये स्टेजेस की बात की थी और स्टेजेस में मैंने आपको सारी स्टेजेस बता दी थी। उसके बाद मैंने आपको एक चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में बताया। फिर हमने बजट अधिनियम निष्पादन, एनेक्टमेंट और एग्जीक्यूशन, अब लास्ट में हम पहुंच गए। एनेक्टमेंट की बात करी, उससे पहले मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोविजंस के बारे में बताया बजट के। फिर स्टेजेस के बारे में बताया। स्टेजेस में एक चीज़ गलत प्रिंट हो गई थी, वो मैं बताती हूँ आपको। पहला था बजट प्रेजेंटेशन, फिर जनरल डिबेट, और यहाँ पे गलत टाइप हो गया था, वो मैं आप करेक्ट कर रही हूँ। आफ्टर दिस देयर इज़ एन adjournment of houses so that the standing committees scrutinize the demand for grants for a month। मतलब ये आम बहस के बाद सभा का एक स्थानगण, माने ये जो होता है जो स्थायी समितियां 1 महीने के लिए अनुदान की मांग की छानबीन करें। अब डिमांड तो उन्होंने भेजी है, मिनिस्ट्रीज़ ने डिमांड की है कि हमें इतना पैसा चाहिए इस प्रोजेक्ट के या इस पॉलिसी के लिए। अब ये समिति है, ये जांच भी करेगी कि सच में चाहिए कि नहीं चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है, कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है। उसकी जांच जो करेगी वो एक समिति करती है। इस बहस के बाद यही एक करेक्शन करना था और मैंने आपको इसमें बता दिया। उसके बाद वही था, वोटिंग ऑन ग्रांट डिमांड्स था, फिर पासिंग द अप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक को पारित करना, और उसके बाद आज हमें करना था पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, ठीक है। मैंने कटौती भी बताई थी आपको, 3 कटौतियाँ बताई थी। ये अप्रोप्रिएशन बिल हो गया था जिसको मनी बिल भी कहते हैं, लेखा अनुदान आपको बताया, और अब आज हम करेंगे पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर समझ लीजिए इसको। अकॉर्डिंग टू द इंटरिम टैक्स कलेक्शन 1931 अ फाइनेंस बिल शुड बी इनेक्टेड विद इन 75 डेज। 1931 के अधिनियम के अनुसार वित्तीय विधेयक 75 दिन के भीतर अधिनियम मतलब पास हो जाना चाहिए पार्लियामेंट के द्वारा, और अप्रूव भी होना चाहिए प्रेसिडेंट का। मतलब 75 डेज में ये पास हो जाना चाहिए और अप्रूव हो जाना चाहिए प्रेसिडेंट से। फाइनेंस बिल अंडर 219 of the Lok Sabha refers to a bill that is presented for the purpose of implementing the finance proposal of the Government of India for next financial year to implement the supplementary financial proposal for any period time this bill is included। मतलब लोकसभा के नियम 219 के अधीन वित्त विधेयक मतलब फाइनेंस बिल का आशय है ऐसे विधेयक से जो अगले वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार की वित्तीय प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, मतलब जो अगले वित्त वर्ष जो आने वाला वित्त वर्ष है उसमें भारत सरकार के जितने भी फाइनेंशियल प्रपोजल्स होंगे उनको इम्प्लीमेंट करने का उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है। मतलब क्या क्या वो उनके फाइनेंस प्रपोजल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के पर्पस से इसको पेश किया जाता है। इसमें किसी भी काल अवधि के पूरक वित्तीय प्रस्तावों को कार्यान्वित करने का विधेयक शामिल होता है। मतलब सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम, जो भी उसके पूरक होगा, उसके जो पूरक हैं मतलब उससे जो मिलता जुलता है उस वित्तीय प्रस्तावों को इम्प्लीमेंट करने का विधेयक शामिल किया जाता है फाइनेंस बिल में। अब हम बात करेंगे लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जीक्यूशन ऑफ बजट, मतलब बजट निष्पादन। बजट निष्पादन का अर्थ क्या है? संसद द्वारा बजट के पारित हो जाने के बाद इसको लागू करना है। अब जब संसद ने पास कर दिया
तो अब इसको लागू करना है। दूसरे शब्द में इसका अर्थ है व्यय संबंधी और आय संबंधी ये जो बिल है, इसका अर्थ है कि विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक लागू करना, मतलब मनी बिल एंड फाइनेंस बिल को हमें लागू करना है। बिल का ये बजट का मतलब ये है कि हमें इन दोनों बिल को लागू करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एप्रोप्रिएशन मतलब एक्सपेंडिचर रिलेटेड और फाइनेंस मतलब इनकम रिलेटेड। ठीक है, अब बजट का निष्पादन वित्त मंत्रालय के नियंत्रण तथा निर्देश में विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों विभागों द्वारा किया जाता है। इसका एग्जीक्यूशन किसके द्वारा किया जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट्स अंडर द किसके कंट्रोल में, किसके कंट्रोल और डायरेक्शन से? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वो इसे एग्जीक्यूट करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कंट्रोल और डायरेक्शन के अंदर। बजट निष्पादन संबंध में पूरी जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की होती है, जो भारत सरकार की केंद्रीय वित्तीय एजेंसी है। किसकी जिम्मेदारी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जिम्मेदारी है, जो गवर्नमेंट की क्या है? फाइनेंस एजेंसी है, फाइनेंशियल एजेंसी है। इसको लाइक कीजिए और आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए डालती रहूँगी आने वाले वक्त में। अब इसमें सबसे पहले जो आता है एग्जीक्यूशन में और एक्सपेंडिचर पार्ट आता है व्यय भाग। हाईली कंसोलिडेटेड फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल राइट्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ मेड फाइनेंशियल कंट्रोल्स वेरी स्ट्रिक्ट। वित्त मंत्रालय में वित्तीय अधिकारों के अत्यधिक समेकित रूप ने वित्तीय नियंत्रणों को बहुत सख्त बना दिया। मतलब अब जो फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन फाइनेंशियल कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। बट ओवर टाइम द कंट्रोल हैज़ बीन लूजन बाय वेरियस स्कीम्स। परंतु शक्तियों के प्रतियोजन मतलब डेलीगेशन, मतलब एक शक्ति से दूसरी पावर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित हो रही है, उससे विभिन्न योजनाओं के द्वारा समय के साथ साथ नियंत्रण कुछ ढीला हुआ है। जब एक डेलीगेशन होता है, एक पावर से दूसरी पावर की तरफ जाती है, हस्तांतरण होता है, तो थोड़ा सा नियंत्रण ढीला पड़ जाता है। इन योजनाओं द्वारा अपने खर्चों के प्रबंधन के मामले में प्रशासनिक मंत्रालय को कुछ ढील और कुछ प्रचलन स्वतंत्रता दी गई है। इसीलिए इन योजनाओं के द्वारा जो योजनाएं होती हैं अपने खर्चों के प्रबंधन के लिए, जो वो योजनाएं करते हैं अब जिनसे वो अपना खर्चा निकाल सके, उस मामले में प्रशासनिक मंत्रालय को कुछ ढील और कुछ प्रचलन स्वतंत्रता दी गई है कि वो कुछ वो ढील कर सकते हैं, कुछ वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। प्रशासनिक मंत्रालयों विभागों के खर्चों पर वित्त मंत्रालय अपना नियंत्रण निम्न उपायों से करता है। प्रशासनिक मंत्रालय पर वित्त मंत्रालय का कंट्रोल होता है उसके खर्चों पर। तो किस तरह से करता है? पहला है नीतियों कार्यक्रमों का सैद्धांतिक अनुमोदन। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इम्प्लीमेंट्स इट्स कंट्रोल ओवर द एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट विद फॉलोइंग मेजर इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ पॉलिसीज। वो उसकी पॉलिसी और प्रोग्राम्स को अप्रूव करने पर उसका कंट्रोल है। फिर अप्रूवल ऑफ प्रोविजन बजट एस्टिमेट, जो बजट का एस्टिमेट्स है उस पर उसके अप्रूवल पे भी फाइनेंस मिनिस्ट्री का कंट्रोल है। एक्सपेंसेस अंडर द पावर्स कन्फर्ड ऑन स्पेंडिंग अथॉरिटी दैट इज द मिनिस्ट्री। व्यय करता अभिकरणा अर्थात मंत्रालय को प्रदत्त शक्तियों के अधीन खर्चों की जो भी उसके खर्चे हैं उस पर भी कंट्रोल किसका है? फाइनेंस मिनिस्ट्री का है। जो भी उसके एक्सपेंसेस हैं जो वो अथॉरिटीज़ पे स्पेंड करेगी उस पर भी फाइनेंस मिनिस्ट्री का कंट्रोल है। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एडवाइस थ्रू इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइज़र, वो जो एडवाइस किससे लेगा? इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेगा, तभी जाके उसके खर्चों को पर बात की जाएगी। मतलब वो क्या क्या खर्चे होंगे, कैसे योजनाओं पे क्या क्या खर्चा होने वाला है, उससे बात कर ही वो अप्रूव करेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री। अनुमोदन का पूर्व नियोग अर्थात एक उपक्षेत्र से दूसरे उपक्षेत्र में धन का हस्तांतरण। मैन डेलीगेशन का ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन साइकिल टू अनदर। रीअप्रोप्रिएशन भी किया जाएगा ग्रांट्स का। पहले एक स्टेप्स में गुजरना पड़ेगा प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री को गुजरना पड़ेगा कई उससे कि जिससे ट्रांसफर रीअप्रोप्रिएशन होगा ग्रांट्स का। कि अभी पहले वो देखेंगे कि उनको ग्रांट्स की ज़रूरत कितनी है और वो ज़रूरत सच में है या नहीं है। फिर इंटरनल ऑडिट सिस्टम होगा, ऑडिटिंग होएगी। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल कोड टू बी फॉलोड बाय द स्पेंडिंग अथॉरिटी।
उन्हें एक फाइनेंशियल कोड से गुजरना पड़ेगा अपने स्पेंडिंग्स के लिए, अपने खर्चों के लिए। द्वारा पालन की जाने वाली वित्तीय संहिता का निर्धारण। अब हमने इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजरी की बात की थी, तो जान लेते हैं इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजरी क्या है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को एडवाइस करती है, खर्चों के बारे में बताती है। तो ये जो स्कीम है ये पहले इम्प्लीमेंट की गई थी शिपिंग और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में 1974 में, ठीक है। और इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजरी आर अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, और इसको कहाँ अपॉइंट किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री में अपॉइंट किया गया है इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजरी, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज की खर्चों को देख सके। अब इसकी शक्तियाँ क्या हैं और इसका कार्य क्या है। इसका काम है बजट तैयार करना, ठीक है, रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम फॉर अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अप्रूव करेगी प्रोग्राम्स और बजट्स को, उनको रिव्यू करना, ठीक है। फिर बजट पश्चात की सतर्कता, अब जब बजट पास हो जाएगा तब भी उसका मॉनिटर करना, मंत्रालय के निष्पादन बजट का निरूपण, योजनाओं के प्राप्ति की निगरानी करना, मॉनिटरिंग करना, फॉर्मुलेशन ऑफ परफॉर्मेंस बजट फॉर मिनिस्ट्री एंड मॉनिटरिंग द रिसिप्ट ऑफ द स्कीम्स। जो भी प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स में जो खर्चा होगा वो भी उसे देखना है, और जो इनकम होगी वो भी वो देखेगा। तो असिस्ट द सेक्रेटरी, ये असिस्ट किसको कहते हैं, सचिव को असिस्ट करते हैं मंत्रालय के। हु इज़ द चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी ऑफ द मिनिस्ट्री, जो कौन होता है, चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी ऑफ द मिनिस्ट्री होता है इन डिस्चार्जिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मंत्रालय का मुख्य लेखा प्राधिकारी होता है को उत्तरदायित्व का पालन करने में अपनी सहायता करना। जो चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी ऑफ द मिनिस्ट्री है, जो सेक्रेटरी है, उसको इसको असिस्ट करना होता है, उसके प्रति ये उत्तरदायी है। अब इसके रेवेन्यू पार्ट पे आते हैं। अभी हमने इसके एक्सपेंडिचर पार्ट को देखा था, खर्चों के बारे में देखा था, अब हम इसके आय के बारे में देखेंगे। ऑन द रेवेन्यू साइड द बजट एग्जीक्यूशन कम अंडर, क्या क्या इसमें आता है रेवेन्यू, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। फिर प्रोटेक्शन स्टोर्ड फंड्स एंड सी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से देख लेते हैं। राजस्व और आय भाग में, राजस्व पक्ष में बजट निष्पादन जो एक्सिक्यूशन होता है तो उसमें क्या क्या आता है, राजस्व संग्रह आता है, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू आता है, संग्रहित धनराशियों की रक्षा आता है, जो भी फंड्स कलेक्ट किए गए हैं उनकी रक्षा करना आता है कि वो सही से प्रोटेक्टेड वे में हो। रेवेन्यू कलेक्शन टेक्स प्लेस फॉलोइंग, और जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो कुछ स्टेजेस में जाता है। राजस्व संग्रह निम्न चरणों में होता है, ठीक है। कैसे होता है, कर प्रशासन के लिए उपयुक्त तंत्र का निर्माण, कार्यविधि का निर्धारण, फॉर्मुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोसीजर। कर प्रशासन के लिए उपयुक्त तंत्र का निर्माण करना, जो टैक्सेशन है उसके लिए एक सही प्रोसीजर का निर्माण करना, ठीक है। कर निर्धारण अर्थात उन लोगों की सूची तैयार करना जो कर के लिए देय हैं और उनके द्वारा अदा की जाने वाली, जिनको भी कर देना है उनकी एक सूची बनाना और उनको बताना कि भाई कर उनको टैक्स देना है, उनके द्वारा अदा की जाने वाली राशि का भी तय करना, और उनकी राशि को भी तय करना कि भाई जिसने देना है उसको इतना देना है। ये काम भी किया जाता है, ये भी शामिल किया जाता है बजट एग्जीक्यूशन। ये चरण होते हैं राजस्व संग्रह, जो भी कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू होता है वो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू में यही आता है, टैक्सेशन आता है, और जिनको टैक्स देना है उनको उनकी सूची बनाई जाती है और उनको बताया जाता है कि तुम्हें इतना टैक्स देना है। रेवेन्यू कलेक्शन टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेजेस, ये वही चल रहा है। फिर आगे फॉर्मुलेशन एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिटरमिनेशन प्रोसीजर। कर प्रशासन के उपयुक्त तंत्र बनाना मैं बता चुकी हूँ। कर निर्धारण अर्थात उन लोगों की सूची तैयार करना, ये बता चुकी हूँ। आपत्तियों तथा अपीलों की सुनवाई व्यवस्था करना, अगर इसमें कोई आपत्ति है उनको कि हम नहीं दे सकते टैक्स, या हम नहीं, हमारे कुछ है जो डिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, तो उनकी सुनवाइयों को भी व्यवस्था करना। संग्रह अर्थात विभिन्न निर्धारित रीतियों से देय राशि की वसूली करना, जो नहीं दे रहा है उसकी रिकवरी भी करना, टैक्स ड्यूज की रिकवरी करना, और कैशिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज डीलिंग विद डिफॉल्टर्स पे से भी डील करना, जो नहीं दे रहे हैं टैक्स उन डिफॉल्टर्स से भी डील करना। फिर 3 टाइप्स ऑफ फंड्स फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, 3 प्रकार की राशियों निधियों की व्यवस्था करता है। भारत संविधान केंद्र सरकार के 3 प्रकार के, जो भारत का संविधान है वो केंद्र सरकार के लिए 3 प्रकार की राशियों और निधियों की व्यवस्था करता है। पहला है संचित निधि, दूसरा है सार्वजनिक लेखा, और तीसरा है भारत की आकस्मिकता निधि। ये 267 में आता है भारत की संचित निधि,
ये 267 में ही आता है, ये भी सार्वजनिक लेखा। और तीसरा धारा 267 में आता है कंटेंजेंसी फंड। अब हम देख लेते हैं ये क्या है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, आपको समझ में आ गया क्या आ गया, भारत के संविधान केंद्र सरकार, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, भारत का जो संविधान है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 फंड्स प्रोवाइड करता है। कंसोलिडेटेड फंड हम पहले भी बात कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। इन दिस फंड ऑल द रिसिप्ट्स आर क्रेडिटेड, ऑल द पेमेंट्स आर स्पेंट। जो भी रिसिप्ट्स और इस कोष में सारी प्राप्तियों का जमा, जो भी आय हुई है, ठीक है, वो और सारे भुगतान व्यय में डाला जाता है। जो प्राप्तियां, जो आय हैं वो जमा में डाली जाती हैं, ठीक है, वो डिपॉजिट्स की जाती हैं। और जो भुगतान, जो पेमेंट्स करनी है, उनको एक्सपेंसेस में डाला जाता है। दूसरे शब्दों में भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, जितनी भी रेवेन्यू है वो आएंगी, और जारी किए हुए राजकोष बिल, जो बिल हैं, जो ऋण हैं, जो हमें, जो सरकार को देने हैं ऋण, ठीक है, जैसे बाहर से सरकार ऋण लेती है वो आएंगे, ठीक है। और राशियों के उपायों या माध्यम से सरकार द्वारा लिए गए तमाम कर्ज, वही तमाम कर्ज वो सभी आ गए उसमें। ऑल लोन्स टेकन बाय द गवर्नमेंट थ्रू मेजर्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स एंड लोन्स एंड एडवांसेस, जो भी एडवांस भी लिए हैं वो भी कंसोलिडेटेड फंड में आएंगे। तभी अगर कंसोलिडेटेड फंड में ये सब आता है, तभी कंसोलिडेटेड फंड से हम निकाल पाते हैं। और मैं आपको बता चुकी हूँ चार्ट एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो कंसोलिडेटेड फंड से निकाला जाता है। आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ऑल द फंड्स रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एज रीपेमेंट ऑफ लोन्स विल फॉर्म द कंसोलिडेटेड फंड। ऋणों की अदायगी के रूप में सरकार द्वारा प्राप्त सभी राशियां भारत की संचय निधि का निर्माण करेंगी। जो जितने भी ऋणों से जो राशियां मिलती हैं वो सब कंसोलिडेटेड फंड का निर्माण करती हैं। सरकार की ओर से किए जाने वाले सभी वैधानिक रूप से अधिकृत भुगतान इसी कोष में किए जाते हैं। जितने भी सरकार लीगली ऑथराइज पेमेंट्स करती हैं, जैसे कि मैंने पिछली बार आपको बताया था, गवर्नमेंट का अगर कोई केस चल रहा है और गवर्नमेंट को उसमें कंपनसेशन देना है तो वो भी यहीं से ही देगी वो, ठीक है। एनी अमाउंट, इस कोष में किसी भी राशि का विनियोग, जारी करना या निकालना संसदीय कानून के अनुसार ही किया जाएगा। अगर कुछ निकालना है, कोई पैसा चाहिए है भारत सरकार को कंसोलिडेटेड फंड से, तो वो पहले अप्रूव होगा संसदीय कानून के हिसाब से, मतलब जैसे मैंने बताया था उसमें वोटिंग होगी, या कोई बिना चर्चा के भी दे दिया जाता है, पर वो बिल्कुल संसदीय कानून के अनुसार ही वहाँ से पैसा निकाल सकती है। गवर्नमेंट ऐसे ही जाकर वहाँ से पैसा नहीं निकाल सकती, प्रोसीजर के अनुसार ही वहाँ से धन निकाल सकती है। अब दूसरा आता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, भारत का सार्वजनिक लेखा। Public account in India, all other public funds received by or on behalf of Government of India other than those which are deposited in the Consolidated Fund of India shall be deposited in the Indian Public Account। भारत सरकार द्वारा या इसकी ओर से प्राप्त तमाम अन्य सार्वजनिक राशियाँ, उनके अलावा जो भारत की संचय निधि में जमा की जाती हैं, भारतीय सार्वजनिक लेखा में जमा की जाएंगी। मतलब भारत सरकार या इसकी ओर से प्राप्त तमाम जितनी भी सार्वजनिक राशियाँ हैं जो गवर्नमेंट को मिलती हैं, वो सब सार्वजनिक लेखा में जमा होंगी, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है उनके अलावा जो भारत की संचित निधि में जमा की जाती है, और उसके अलावा जो होगी वो संचित निधि में आएंगी। उनमें भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत खाता, विभागीय जमा, ये सब जो आता है ये पब्लिक अकाउंट्स में आता है। इस खाते का संचालन कार्यपालक कार्यवाही द्वारा किया जाता है, अर्थात इस खाते में भुगतान संसदीय वियोजन के बिना किया जाता है। इसमें कोई भी चर्चा नहीं हो, इसमें कोई भी वोटिंग नहीं होती, बिना वोटिंग के ही भुगतान कर दिया जाता है। मतलब द अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूशन एक्शन, दैट इज पेमेंट फ्रॉम दिस अकाउंट कैन बी मेड विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन। मतलब इसमें राष्ट्रपति का मोहर या फिर कोई वोटिंग की जरूरत नहीं है, बिना वोटिंग के भी दे दिया जाता है। पेमेंट्स आर ऑफन इन द नेचर ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन। भुगतान की प्रकृति प्राय बैंकिंग लेन देन की जैसी होती है। बैंक है ये, जो भुगतान होता है वो ऐसा ही होता है जैसे बैंक में लेन देन होता है, लोन दिया जाता है, फिर उस लोन के इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ता है। ऐसे करके इसमें भी ऐसा ही होता है, देते हैं पर आपको वापस करना पड़ता है। फिर आता है कंटेंजेंसी फंड, ये इमरजेंसी फंड भी इसको हम बोल सकते हैं। जब क्या होता है, संविधान के संसद को एक भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए अधिकृत किया है, जिसमें समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित राशियां जमा की जाएंगी।
इसमें डाली जाती है राशि। तदनुसार 1950 में संसद ने भारतीय आकस्मिक निधि अधिनियम पारित किया। इसमें राशि डाली जाती है, वो क्यों डाली जाती है आगे बताती हूँ। और 1950 में इसको निर्मित किया गया। फंड्स और प्लेस अंडर द प्रेजेंट, ये इसमें किसका कंट्रोल होता है? प्रेसिडेंट का कंट्रोल होता है, राष्ट्रपति का कंट्रोल होता है। वह संसद द्वारा प्रतिगत करने से पूर्व अनदेखे खर्चे की पूर्ति के लिए इनमें से पेशगी दे सकते हैं। ये ही कैन गिव एडवांस, वो एडवांस दे सकते हैं, जिससे कि जो खर्चे दिखते नहीं हैं, जो एक्सपेंसेस पता नहीं चलते हैं, जैसे कि बहुत सारे जैसे सैलरी है, ये सब है, पेंशन्स हैं, ये सब एक्सपेंसेस हैं जिन पे वोटिंग नहीं की जाती, उनके लिए, या फिर बहुत सारे और ज़रूरी खर्चे, जैसे मैंने बताया था कि बजट पास नहीं हुआ पर फिर भी बहुत सारे ज़रूरी खर्चे होते हैं, उनको पूरा करना होता है, तो उनके लिए ये अप्रूवल दे देते हैं, एडवांस दे देते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट द फंड इज अंडर द सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट के बिहाफ में ये फाइनेंस सेक्रेटरी के अंडर होता है, निधि वित्त सचिव के अंडर होता है। लाइक द इंडियन पब्लिक अकाउंट फंड इट इज़ ऑल्सो गवर्न बाय एग्जीक्यूटिव, जैसे कि पब्लिक अकाउंट फंड एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग्स पे चलता है, वैसे ही ये भी एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग्स पे ही चलता है। अच्छा, मैं आपको एक बात और भूल गई कि कंटीजेंसी फंड में क्या होता है, जब कभी इमरजेंसी हो जाती है, जैसे डिजास्टर आ जाता है, जैसे सुनामी आ जाती है, तो वहाँ उसके लिए भी ये फंड बनाया गया था कि अगर कोई ऐसा क्लाइमेटिक कुछ ऐसे इमरजेंसी आ जाए, कोई भी इमरजेंसी अगर आ जाए, तो उसके लिए इस फंड्स को दिया जाता है। ठीक है, इसमें ये राशियाँ होती हैं, जैसे अनदेखे खर्चे ही का मतलब ही यही है, कुछ ऐसे खर्चे जो पहले नहीं पता है कि आ जाएंगे पर ज़रूरी आ जाते हैं, जैसे बाढ़ आ गई है, हमारे देश को ज़रूरत है पैसे की, बजट पास नहीं हुआ पर अभी बाढ़ आ गई तो हमें चाहिए, सूखा आ गया है, या फिर कोई और क्लाइमेट आ गई है जिसकी वजह से फंड्स चाहिए, तो ये लिए जा सकते हैं। ठीक है, बस यही था। आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और के साथ किसी और को भी काम आ सकता है। तो ये ख़त्म होता है यहाँ पे बजट, और भी मैं वीडियोस लाने वाली हूँ, उनको भी देखिएगा, आपके काम की आएंगी वो। थैंक यू।